हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिक यौगिकों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। तो आज हम लोग मॉडर्न थ्योरी देखने वाले हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं हम लोगों ने हेडिंग लिखा है एरोमेटिसिटी। यदि कोई यौगिक एरोमेटिक होने का गुण दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है तो इसके अध्ययन की जो घटना है उसी के लिए एक कॉमन हेडिंग दिया जाता है एरोमेटिसिटी। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी यौगिक के एरोमेटिक होने का जो गुण है उसके व्यक्त करने का तरीका होता है एरोमेटिसिटी। अब आइए, आप कुछ नाम यहाँ पे देख रहे होंगे। तो सबसे पहला यौगिक जो आपने कल के बेसिक डिफिनीशन में भी सीखा था कि बेंजीन और उनके उत्पाद को हम सम्मिलित रूप से एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो बेंजीन जो सबसे पहले बार प्राप्त किया गया था वो माइकल फेराडे महोदय के द्वारा। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय माइकल फेराडे। और इन्होंने जो बेंजीन को प्राप्त किया था तो इसके लिए हम एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने व्हेल नामक जो समुद्री मछली है उसके तेल से इसको प्राप्त किया था, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम व्हेल ऑयल। दूसरा चीज़ जो आप देख पा रहे होंगे कि बेंजीन के लिए जो अणुसूत्र हम आप लिखते हैं तो ये अणुसूत्र हम आप लिखते हैं C6H6। इसको सबसे पहले मिस्चरलिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था और उनके द्वारा बेंजीन का नामकरण यदि हम लोग सोचें तो उन्होंने बेंजीन कुछ इस तरह से नाम दिया था जिसका स्पेलिंग हो जाएगा BENZIN। बाद में बेंजीन का नामकरण कुछ इस स्पेलिंग के साथ हुआ। तो ये जो बेंजीन नाम था ये एक्चुअली बेंजोइक एसिड से रिलेटेड था जो इसी का एक उत्पाद है। तो इसी के आधार पे बेंजीन वर्ड दिया गया था। अब अगर हम लोग पीछे के डिफिनीशंस को देखे थे तो उसमें बात हुई थी एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड की, जो हमेशा सही नहीं होता है। तो अब जो मॉडर्न कंसेप्ट आता है एरोमेटिक यौगिकों का, जिसे हम लोग हकल्स रूल के नाम से जानते हैं, तो ये हकल्स रूल अगर हम लोग सोचें तो देखिए मैंने आपके लिए इनका पूरा नाम लिखा है। इनका पूरा नाम था इरिक अर्मंड आर्थर जोसेफ हकल। इनके रूल को ही हम लोग हकल्स रूल के नाम से जानते हैं। और यदि आप अपने जानकारी के लिए ध्यान रखना चाहते हैं तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्हें आप जर्मन फिजिस्ट भी कह सकते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट, अर्थात ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अच्छे साइंटिस्ट के रूप में जानकार थे। अब अगर बात करें इनके अन्य प्रयोगों की तो 12th के सिलेबस में ही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी का जब पार्ट आता है तो उसमें डी बाय हकल ओसेंगर इक्वेशन नाम से एक अलग इक्वेशन आपको पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने इंडिकेट कर दिया है कि इनके अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, इनके योगदान की बात करें तो हकल साहब के द्वारा ही डी बाय हकल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया गया। साथ ही हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट, तो हकल्स मेथड ऑफ अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन, ये भी हकल महोदय के द्वारा ही दिया गया। एरोमेटिक यौगिकों का जो एक मौलिक कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे के एग्जाम्पल्स में देखे थे कि वहाँ सिंगल डबल अल्टरनेट मीनिंग एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध की बातें थी, वो आखिरकार किस प्रकार गलत हुआ। तो इसके समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ एक यौगिक कंसीडर करते हैं जिसका मैं संरचना अभी दिखा रहा हूँ आपको, एंथ्रासीन। इसमें 3 रिंग जुड़े होते हैं जिन्हें हम लोग कुछ इस तरह से दर्शा रहे हैं और साथ ही इन तीनों रिंग में जो डबल बॉन्ड की स्थितियां होती हैं वो कुछ इस तरह से होगा। अब यदि मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ रिंग्स का 1, 2 एंड 3,
तो एंथ्रासीन के संरचना में आप देख सकते हैं रिंग 1 और रिंग 2 जो है इनमें सिंगल डबल अल्टरनेट अरेंजमेंट पूरा हो रहा है। आप कहीं से भी देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर ये रिंग 2 में भी पूरा है। लेकिन रिंग 3 में हम देखें तो 1, 2 एंड 3 लगातार सिंगल बॉन्ड्स हैं। मीनिंग आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि एरोमेटिक यौगिकों के पहचान का अगर आप पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो वो हर हमेशा लागू नहीं होता है। इसी के आगे अन्य आप साइक्लिक यौगिक देखेंगे जिन पे आवेश भी होते हैं, उन यौगिकों में हकल्स रूल का पालन किया जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हकल्स रूल से आप एरोमेटिक यौगिकों का तो अभी हम लोग सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं कंडीशंस फॉर एरोमेटिक स्पेसीज और कंपाउंड, अर्थात एरोमेटिक यौगिकों या जातकों के शर्त। इनके लिए आप 4 पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका, इसके लिए हम लोग ध्यान रखें कि दिया गया यौगिक या स्पेसीज अवश्य साइक्लिक हो, अर्थात यहां से आप देख सकते हैं साइक्लिक होने का मतलब है कि बंद श्रृंखला का यौगिक आपको होना चाहिए। कभी भी खुली श्रृंखला का कोई फॉर्म दिख जाए तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता है। साइक्लिक हो तथा कुछ निश्चित संख्या में पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड हो। जैसा कि हम लोग पीछे के थ्योरीज में भी सीख चुके हैं कि पाई बॉन्ड्स के कंजुगेटेड होने का अर्थ होता है कि वहाँ सिंगल और डबल अल्टरनेटिवली फॉर्म में हो। उसे आप एनोलिन के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए हम लोग आगे फिर वीडियो देखेंगे। सेकेंड पॉइंट के रूप में आप ध्यान रखें कि रिंग अथवा वलय के सभी परमाणु के पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवश्य हों। अगर हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हिंदी देखें तो अपरसंकरित कक्षक, यहाँ पे आप इसे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स अवश्य हों। और इसको आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रायः आपको रिंग या वलय के परमाणु sp2 पर संकरित अवस्था में दर्शाए जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि रिंग या वलय के जितने भी परमाणु हो वो sp2 पर संकरण में हो, अथवा कभी कभी कुछ ऐसे एनुलिन्स के भी केस होते हैं जिनमें आपको sp पर संकरित कार्बन या अन्य परमाणु जो रिंग या वलय में होंगे, तो वहाँ सिर्फ कार्बन कहना उचित नहीं होता है। आप ध्यान रखें कि रिंग या वलय में कोई भी परमाणु जो भाग ले रहा है तो उनके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो उनका परसंकरण sp2 रहा होगा या उनका परसंकरण sp रहा होगा। तीसरे पॉइंट के रूप में आप तीसरा शर्त ध्यान में रखें, रिंग अथवा वलय के पास डीलोकेलाइज्ड या इसे आप मूवेबल भी कह सकते हैं, अर्थात गतिशील होना चाहिए, मूवेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को कम करते हैं, अर्थात ऊर्जा कम होने से कहीं ना कहीं अस्थायित्व में वृद्धि होगी। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n + 2 के क्रम में हो। अब यहाँ पे आपने जो n लिखा है
दिस n इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि दिस इज ए होल नंबर, n का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा। अब अगर हम n के अलग अलग मान रख के यहाँ चेक करते हैं, अगर आप सपोज करिए n का मान हमने 0 पुट कर दिया तो 4n 0 हो जाएगा, बचेगा 2। मीनिंग हम यहाँ से देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो क्रम हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। 0 रखा तो 2 आएगा। अब आप 1 रख के चेक करें तो 4 × 1 4 होगा, प्लस 2 ऐड किया 6 हो गया। फिर आप 2 रख के चेक करें तो 4 2 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 रखिएगा तो 14 18 etc. मतलब एरोमेटिक स्पेसीज में अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या देखें तो वो 2, 6, 10, 14, 18 कुछ इस तरह से होगा। इनके अलावे कोई अदर नंबर अगर हो, आप सपोज करें आपने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया और आपको 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कभी भी वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। एक बार फिर से ही इसके लिए आप पॉइंट को मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इन चारों पॉइंट को पूर्ण रूप से सटीक रूप से पालन करने के बाद ही कोई यौगिक एरोमेटिक होंगे। अगर इसमें से एक भी पॉइंट लागू नहीं हुआ तो हम उसे एरोमेटिक नहीं कह सकते। तो आप फिर से देखें कि दिया गया यौगिक या स्पेसीज जो होगा वो हमेशा साइक्लिक होना चाहिए और कंजुगेटेड मीनिंग सिंगल डबल अल्टरनेट या एनोलिन का फॉर्म। दूसरा, रिंग या वलय के सभी परमाणु जो रिंग या वलय बना रहे होंगे उनके पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तीसरा, रिंग या वलय के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो हमेशा मूविंग होगा, कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। और चौथा पॉइंट, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए आपका 4n+2 के क्रम में। तो इसे नोट कर लें। एंटी एरोमेटिक स्पेसीज के लिए क्या शर्त होते हैं? तो रफली अगर हम लोग देखें तो उनके मेन 3 पॉइंट्स सेम ही होते हैं। मतलब अगर हम एंटी एरोमेटिक यौगिकों या जातकों के शर्त ले रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही रहेगा, मीनिंग दिया गया यौगिक या स्पेसीज साइक्लिक होना चाहिए और उनमें पाई बॉन्ड कंजुगेटेड स्टेट में होंगे। दूसरा, रिंग या वलय के सभी परमाणु के पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, अर्थात या तो वो sp2 पर संकरण दिखेगा या कभी कभी आपको sp पर संकरण भी दिख सकता है। तीसरे पॉइंट में जो हमने लिखा है कि रिंग या वलय के पास डिलोकेलाइज्ड या मूवेबल पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ये पॉइंट इसमें भी लागू होगा, लेकिन एक अंतर होता है। यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कम हो रहा था, इसे आप यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि रिंग या वलय के पास डिलोकेलाइज्ड या मूवेबल पाई इलेक्ट्रॉन हो जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। ये एक अंतर होता है। यहाँ एनर्जी इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं एंटी एरोमेटिसिटी अनस्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। और चौथे पॉइंट के रूप में आप लिख लें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होना चाहिए वो 4n के क्रम में होगा। और यहाँ जो n का वैल्यू आप रखते हैं 1 2 3 4 etc. तो इसे हम कह सकते हैं कि n का जो वैल्यू होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होगा। अर्थात एंटी एरोमेटिक स्पेसीज में हम पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखें तो ये 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ इस तरह से। तो ये 4 शर्त हो गए आपके एंटी एरोमेटिक यौगिकों के, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब जो तीसरा कैटेगरी आता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बाद, उसके लिए हम लोग पॉइंट लिखते हैं नॉन एरोमेटिक स्पेसीज, और इसे आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक यौगिकों का शर्त देखा, अब मान लीजिए कि हम आप किसी यौगिक के दिए गए संरचना के अनुसार उसको चेक कर रहे हैं, वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के पॉइंट्स को डिसोबे कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नॉन एरोमेटिक होगा। अर्थात वैसे यौगिक अथवा जातक, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पेसीज लिखे थे, जो एरोमेटिक अथवा
एंटी एरोमेटिक नहीं हो उसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या स्पीशीज कहते हैं। अब यदि हम लोग इनके अस्थायित्व क्रम देखें तो इन तीनों का जो अस्थायित्व क्रम होगा, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक स्टेबल होता है एरोमेटिक, इनसे कम होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम हो जाता है आपका एंटी एरोमेटिक। और यदि यहाँ पे देखा जाए तो एरोमेटिक स्पीशीज के लिए एक और आप नया टर्म देखते होंगे बुक्स में, वो क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या हुए? ऐसे स्पीशीज जो अपने न्यूट्रल फॉर्म में हमको एरोमेटिक नहीं दिखता हो, लेकिन आफ्टर चार्ज सेपरेशन, आवेश हस्तांतरण या बॉन्ड का पोजीशन चेंज करने के बाद वो आपका एरोमेटिसिटी गेन कर ले, तो वो होता है क्वासी एरोमेटिक। तो यहाँ पे मैंने AR लिखा है, तो इसे आप एरोमेटिक समझें। NAR को आप नॉन एरोमेटिक समझें, और ये लास्ट में मैंने एंटी एरोमेटिक टर्म को शॉर्ट में लिखा है। तो क्वासी एरोमेटिक के लिए मैं अलग से पॉइंट कर देता हूँ, ये पूरा वर्ड हो जाएगा आपका क्वासी एरोमेटिक, और इसे आप क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज भी कह सकते हैं। चार्ज्ड फॉर्म में जब स्पीशीज एरोमेटिक हो जाए तो उसे क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यदि हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इस तरह से, अब यदि यहाँ डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इन दोनों के बीच कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड है। अब इस यौगिक में क्या होना है, सो देखिए ये जो आपका पाई बॉन्ड है तो ये शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड के रिंग पे, मीनिंग यहाँ आ गया। तो आफ्टर चार्ज सेपरेशन यदि हम लोग सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से हम इसे दर्शा सकते थे। यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पे प्लस। अब ये स्पीशीज क्वासी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि आप लेफ्ट से ये रिंग चेक करें तो ये भी एरोमेटिक है और राइट का रिंग भी एरोमेटिक है। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज होंगे। और जैसा कि ऊपर आपके लिए मैंने लिख दिया है कि दिए गए यौगिकों या जो स्पीशीज है उसमें आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक स्पीशीज चुनना है कि क्या कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल जो पहला स्ट्रक्चर आपके लिए बना हुआ है वो साइक्लोप्रोपीन का केस है। दूसरे स्ट्रक्चर में साइक्लोप्रोपीन के साथ मैं ऊपर के कार्बन पे प्लस चार्ज रख रहा हूँ, साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन आप कह सकते हैं इसे। तीसरे फॉर्म में इसी में हम ऊपर एनायनिक फॉर्म लेते हैं, मतलब माइनस चार्ज का रूप। चौथा यौगिक है आपके लिए 4 कार्बन के बंध श्रृंखला में किसी एक स्थान पे मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया। पांचवें यौगिक के रूप में इसी में एक डबल बॉन्ड है और एक पॉइंट पे मैं प्लस कर देता हूँ। छठे स्ट्रक्चर के रूप में 2 जगह पे मैंने प्लस डाल दिया, और इसी के 7वें रूप के लिए मैं दोनों जगह पे माइनस कर देता हूँ। अब सपोज करिए इन स्ट्रक्चर्स में हमें चूज करना है कि कौन कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले देखिए जो पहला स्ट्रक्चर है आपका,
ये नॉन एरोमेटिक होगा। कारण यदि हम यहाँ पे देखें, ये बंध श्रृंखला का रूप है, कंजुगेटेड डबल सिंगल है, लेकिन इस टॉप कार्बन का आप जैसे ही परसंकरण अवस्था चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 सिग्मा, अर्थात ये sp3 पर संकरित था। तो आपके एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक दोनों यौगिकों के शर्त में आपको पीछे के पॉइंट में दर्शाया गया है कि रिंग या वलय के परमाणु का परसंकरण या तो sp2 होना है या sp होना है। कुछ एनुलिन्स को अगर हम देखें तो यहाँ sp3 पर संकरित ये कार्बन था, जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब जब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के पॉइंट सीख रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको इसीलिए बताया था कि जब कार्बन पे प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन मिसिंग होता है। अर्थात हम सेकेंड केस के टॉप कार्बन पे अगर देखें तो यहाँ 1 2 दो वैलेंसी पूरा है, इसके साथ तो एक ही एच कनेक्टेड हम कर सकते हैं क्योंकि प्लस चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ भी एक ही एच आपका कनेक्टेड होगा। तो यदि हम यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे इस केस में और बंध श्रृंखला का रूप है। साथ ही देखिए अगर किसी भी कार्बन का आपको चेक करना हो, जैसे कि ऊपर का ही मैं ले लेता हूँ, तो ये sp2 पर संकरित है। ये लेफ्ट साइड के कार्बन को आप चेक करें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये तो पाई बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन का भी परसंकरण हमारा sp2 आ गया। और इस कार्बन के लिए राइट साइड हम फिर से चेक करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा, ये भी sp2 हो गया। इसलिए मैं इसे लेफ्ट साइड लिख देता हूँ। फर्स्ट के लिए मेरा आंसर था नॉन एरोमेटिक। सेकेंड के लिए अब आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर होगा एरोमेटिक। थर्ड केस में आते हैं। यहाँ पे देखिए आपके कुल पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, कुल पाई इलेक्ट्रॉन आपका 2 प्लस 2 यहाँ से ऐड कर देंगे मतलब 4, तो कहीं ना कहीं ये 4n क्रम में आ रहा है। और 4n का क्रम किसके लिए होता है, एंटी एरोमेटिक। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड स्ट्रक्चर में एंटी एरोमेटिक। फोर्थ स्ट्रक्चर में इसी प्रकार देखिए, राइट साइड के 2 कार्बन का परसंकरण अवस्था आपको sp3 दिख रहा होगा। एक जो ऊपर का कार्बन ये है और ये नीचे का कार्बन, तो कहीं ना कहीं चौथा स्ट्रक्चर मेरा नॉन एरोमेटिक हो गया। पांचवें में भी नीचे एक कार्बन जो रिंग में है वो sp3 पर संकरण में जा रहा है, इसलिए इसके लिए भी आंसर हो जाएगा मेरा नॉन एरोमेटिक। बाकी के 3 कार्बन इसमें sp2 हैं, लेकिन एक भी कार्बन यदि sp3 आ गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका अब ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब देखिए नेक्स्ट केस फिर से, अब छठे केस को आप एरोमेटिक लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों sp2 पर संकरित। अब सातवें केस में देखें तो कुल पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या आपका कितना हो चुका है, कुल पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 4 दैट मीन्स 6। तो ये आ गया है मेरा 4n + 2 क्रम में। n का वैल्यू यहाँ पे 1 रख के आप चेक कर सकते थे। तो इस तरह से ये सातवां स्ट्रक्चर मेरा एरोमेटिक होगा था। उसके लिए हम लोगों के पास 4 कार्बन के बंध श्रृंखला में 2 बार डबल बॉन्ड दिया गया है। नवें स्ट्रक्चर के रूप में ये यौगिक है। 10वें स्ट्रक्चर के लिए 5 कार्बन का बंध श्रृंखला दिया गया है, जहां कुछ इस तरह से 2 डबल बॉन्ड है। 10वें संरचना के रूप में 2 बार डबल बॉन्ड है और ऊपर प्लस चार्ज आपको दे दिया गया है। 12वें संरचना के लिए उसी में मैं माइनस चार्ज को पुट कर देता हूँ, तो 2 बार डबल बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। 13वें संरचना में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को मैं ले रहा हूँ, इसे शॉर्टली आप THF के नाम से जानते हैं, जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और पूरा वर्ड है इसका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। 14वें संरचना के रूप में
फ्यूरेन को रख लिया। अब यदि हमको फिर से इसमें चेक करना हो कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक क्या कंडीशन है, तो आइए देखते हैं। अब अगर इस यौगिक में आप देखें तो रिंग या वलय दिख रहा है, कंजुगेटेड स्टेट भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल, तो पहला पॉइंट लागू हो रहा है। दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग देखें तो इसके लिए अगर हम इन 4 में से किसी भी कार्बन का परसंकरण अवस्था चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं आपके, वे सारे के सारे कार्बन sp2 परसंकरित अवस्था में हैं, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड हो गया और ये पाई बॉन्ड, तो हर कार्बन के साथ 3 सिग्मा है, मीनिंग ये टॉप और बॉटम के जितने कार्बन्स को मैं दर्शाऊं उनके परसंकरण अवस्था sp2 है। अगर हम देखें तो बंद श्रृंखला भी है। और चौथे पॉइंट के लिए हम यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो कुल पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ, और एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ, तो कुल पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। मतलब ये 4n क्रम में मेरा जा रहा है, इसलिए 8वें स्ट्रक्चर के लिए मेरा आंसर होगा एंटी एरोमेटिक। नमे केस को हम कुछ कह नहीं सकते, कारण यह ओपन चेन है, तो ओपन चेन कंपाउंड को कभी भी हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं ले सकते। बढ़ते हैं अगले यौगिक के रूप में, जो 10वां संरचना है। तो यहाँ आपके टॉप के कार्बन का परसंकरण अवस्था है sp3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और 4 4 सिग्मा, इसलिए इसका आंसर हो गया नॉन एरोमेटिक। अगर हम 11वें संरचना में देखें तो अगेन कहीं ना कहीं फिर कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, जो 4n क्रम का पालन कर रहा है, तो इसलिए इसके लिए आपका आंसर हो गया एंटी एरोमेटिक। अगर हम 12वें में देखें तो इस पाइप को आप यहाँ पे शिफ्ट करवा दें, मीनिंग ये माइनस चार्ज अंदर शिफ्ट होगा, तो पाई पाई और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब कुल पाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ पर 6 हो जाएगी, जो 4n+2 क्रम में है, जहाँ पे n का वैल्यू आप 1 पुट करके चेक कर सकते थे, तो ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अब अगर हम देखें टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में तो सारे परमाणु जो रिंग में भाग लिए हैं ये sp3 परसंकरण के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं, चाहे आप इसका चेक करते तो इसका आंसर हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। अब यदि हम फ्यूरेन के केस में देखें तो सामान्यतया एक यहाँ जनरल स्टूडेंट से सोचने में ये मिस होता है कि नीचे के ऑक्सीजन को वो अक्सर sp3 परसंकरण मान लेंगे या sp रख लेते हैं। जैसे 2 सिग्मा अगर काउंट किया तब भी आप रोंग हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर लोन पेयर को छोड़ दिया। और यदि किसी ने सपोज करिए लोन पेयर में 2 लोन पेयर अर्थात 2 निर्जन युग्म को गिन लिया, तो उनको तो यहाँ परसंकरण sp3 दिख जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें से एक लोन पेयर आपका अंदर शिफ्ट करेगा। तो अब देखें आप यहाँ पे अगर मैं कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखूं तो जो पहले आपको 4 दिखाई पड़ रहा था या ऑक्सीजन का परसंकरण sp3 आ रहा था, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, तो 4 + 2 दिस इज 6। अब ये आ गया किस क्रम में? ये आ गया 4n+2 के क्रम में, जहाँ n का वैल्यू 1 है, इसलिए फ्यूरेन जो है ये मेरा एरोमेटिक है। तो फ्यूरेन के लिए एरोमेटिक आंसर सही होगा। पे देखिए क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 निर्जन युग्म, और यहाँ पे अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O है। तो हमेशा आप ध्यान रखा करेंगे कि किसी भी यौगिक में जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे और यदि वह अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु पर हों, तो जो परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा वह बॉन्ड उसी पर शिफ्ट करेगा। अर्थात अगर मैं इसे कार्बन पे शिफ्ट करवा दूं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, तो ये अपना संरचना चेंज करके C सिंगल बॉन्ड O करेगा, जिसमें आपके C पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा और O पे माइनस, तो ये सही है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे सोच लेता, कुछ इस तरह से मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ,
आप सपोज करें मैंने इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करवाया, मीन्स कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे प्लस, तो ये रॉन्ग होता। अर्थात आपको इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट सोच लेना है, तो ये माइनस हो जाएगा और इस कार्बन पे प्लस। अब इसको मेंटेन करने के लिए ये लोन पेयर अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा कुल पाई इलेक्ट्रॉन जो 15वें संरचना में पहले आपको 4 दिखाई दे रहा था, अब वो आपको दिख गया होगा 2, 4 और 2 यहाँ से शिफ्ट हुआ 6। अब ये आ गया मेरा 4n+2 के क्रम में। तो इसलिए अब हम समझ सकते हैं कि 15वें संरचना के लिए आपका आंसर है एरोमेटिक। अगर हम बात करते हैं 16वें स्ट्रक्चर में, तो फिर ये राइट साइड का कार्बन sp3 पर संकरण समझ में आ गया होगा कि अब इसके लिए आंसर क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। अब देखिए ये जो आपका कंपाउंड है थायोफीन नाम से इसे जाना जाता है। तो पिछले स्ट्रक्चर में जिस तरह से हम लोगों ने फ्यूरेन के लिए सोचा था, उसी प्रकार यहाँ सल्फर आ गया थायोफीन में, तो ये रिंग के अंदर गया, कुल पाई इलेक्ट्रॉन अब आप देख सकते हैं 6 हो जाएगा, इसलिए ये हो गया आपका एरोमेटिक। अब देखिए अगला केस पायरोल के लिए, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो रिंग में शिफ्ट करेगा, कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, तो ये एरोमेटिक हो जाएगी। अब आते हैं 19वें संरचना में, फिर ये जो कार्बन नीचे हमको दिख रहा है इसका परसंकरण sp3, तो कहीं ना कहीं ये मेरा आंसर हो गया नॉन एरोमेटिक। और यदि हम अगले केस में देखें, इस पर प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, तो इस कार्बन के पास अब एक ही H होंगे, तो इसका परसंकरण sp2 हो गया होगा। अब कुल पाई इलेक्ट्रॉन यदि मैं यहाँ या यहाँ चेक कर रहा होता, तो देखिए ऑक्सीजन के पास 2 निर्जन योग, ऑक्सीजन के पास 2 निर्जन योग, इसमें से एक एक पेयर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6 हो जाएगी। देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर था, एक पेयर ये ऑक्सीजन दिया और एक पेयर ये दिया, तो 6, अर्थात ये आ गया मेरा 4n+2 के क्रम में, तो इसका आंसर हो जाएगा एरोमेटिक। साथ ही एरोमेटिसिटी में एक जो महत्वपूर्ण यौगिक है पायरीन, हम जरा उसका भी चर्चा कर लें। तो 21वें यौगिक के रूप में हम लोग पायरीन को सोचें। इसमें कुछ इस तरह से आप 4 रिंग्स को कनेक्टेड देखेंगे। अब इनमें यदि हम बॉन्ड्स के स्थिति को देखें, तो एक डबल यहाँ पे है, नेक्स्ट सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। या हम इसे ऐसे भी ले सकते थे कि यहाँ पे मैंने डबल दिया, ये सिंगल, ये डबल, फिर आगे सिंगल, फिर डबल, फिर इसको सिंगल लीजिए, इसे डबल कर दीजिए, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल और डबल। तो यदि आप में से किन्हीं को पायरीन का स्ट्रक्चर देके और पाई बॉन्ड काउंट करने पूछा जाए, तो सिंपल सा आप आंसर देंगे। यदि मैं आपसे पाई बॉन्ड की संख्या पूछ रहा हूँ, तो आप कैसे काउंट करोगे? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपका आंसर यदि 8 होगा तो क्या आप सही हैं? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या है? देखिए यहाँ जो ये पाई बॉन्ड सेंट्रल पॉइंट पे आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्यूडो पाई बॉन्ड। अर्थात ये एक स्पेशल केस हो गया कि पायरीन के केस में दिखेगा आपको 8 पाई बॉन्ड, लेकिन ये बीच का पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं लेना है, ये हमेशा आपको साथ ही लेना है। तो इसलिए यहाँ अगर हम कुल पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 7 बॉन्ड था और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 14। अब देखिए ये 4n+2 क्रम में आ रहा होगा। आप n का वैल्यू 3 रख के चेक कर सकते हैं। तो 4 तिहाई 12 2 14, मतलब मेरा पायरीन जो होगा कैसा स्पेसीज है? एरोमेटिक। इसमें बस खास पॉइंट यही ध्यान रखें कि ये सेंट्रल पाई बॉन्ड स्यूडो पाई बॉन्ड है, झूठा पाई बॉन्ड है। तो इसे आप नोट।
अब अगले क्वेश्चन के रूप में आपको एक यौगिक दिया जा रहा है जिसमें आपका प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए यौगिक में अगर क्लोरीन आयोनाइज होकर मुक्त हो रहा है तो वो किस रूप में होगा, क्या वह Cl+ होगा या Cl- होगा। तो इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग दो अलग अलग स्थितियां सोचते हैं। पहले स्थिति में मैं मान लेता हूं कि यदि ये Cl+ को मुक्त कर रहा होता तो क्या होता। अगर Cl+ मुक्त होगा तो इसका एक कंडीशन कुछ इस तरह से बनता कि यहाँ जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट कर जाता और एक ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर लेते आप। तो Cl+ मुक्त होने के बाद इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते और कहीं ना कहीं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद ये कंडीशन हो जाता एंटी एरोमेटिक का। और आपने पीछे पढ़ रखा है कि एंटी एरोमेटिक स्पेसीज कम स्टेबल होते हैं, कम अस्थायी होंगे। तो अगर Cl+ यहाँ से मुक्त होता तो बनने वाला जो आपका स्पेसीज है वो कम स्टेबल होगा। जबकि यदि हम दूसरे कंडीशन में लेते हैं कि यहाँ से Cl- मुक्त कर रहा है तो क्लोरीन और कार्बन के बीच ये बॉन्ड जो है कुछ इस तरह से टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन निकलेगा तो Cl- निकलने के बाद जो स्थिति होगी कुछ ऐसी होगी, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन अटैच्ड है 3 बार, एक ऊपर भी दर्शाए और इस कार्बन पे अब आ गया है प्लस चार्ज। तो अब आप देखें कि यहाँ रिंग के तीनों कार्बन परमाणु का प्रसंकरण sp2 आ रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है जो कहीं ना कहीं 4n+2 के क्रम में है, इसलिए ये एरोमेटिक हो रहा है। और इस फॉर्म में एरोमेटिसिटी के कारण कहीं ना कहीं ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा तो ज़्यादा अस्थायी होगा जाएगा। इसलिए अगर हम लोग देखें तो ये केस सही है, अर्थात फाइनल आंसर के रूप में आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से Cl- मुक्त हो रहा है या Cl- मुक्त होगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब पिछले प्रश्न पे आधारित ये अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ब्रोमीन का रिलीज पूछा जा रहा है कि इस संरचना से अगर ब्रोमीन आयनीकृत होकर मुक्त होगा तो वो किस रूप में होगा। तो आप देख सकते हैं फिर से वही कंडीशन है कि यहाँ से आपका ब्रोमीन Br- रूप में मुक्त करेगा या Br- रूप में मुक्त होगा, क्योंकि अगर यहाँ से Br- का आप रिलीज सोचें तो ये Br- रिलीज हो जाने के बाद की जो स्थिति होगी यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगा और इस तरह से हम देखें तो 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन बच जाएगा जो कि कहीं ना कहीं एरोमेटिक होने का गुण है। तो इसके लिए आपका आंसर हो गया कि इस यौगिक से Br- का रिलीज होगा। तो आप इसे भी नोट कर लें। अब आपके लिए अगले प्रश्न के रूप में एक संरचना बना हुआ है और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए यौगिक में जो हाई डायपोल मोमेंट है उच्च द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको आप समझावें। तो देखिए ये जो संरचना आपको दिया गया है ये कहीं ना कहीं अपने फॉर्म को चेंज करेगा और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ऊपर के रिंग में शिफ्ट कर जाएगा, अर्थात इसके बाद की स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी जिसे मैं अगले संरचना में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, ये 2 डबल बॉन्ड पहले से है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड आपका था जब ऊपर शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे माइनस क्रिएट होगा और यहाँ पे प्लस। और डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये कहीं ना कहीं बॉन्ड पोलरिटी बंध में ध्रुवता का माप होता है। तो हम देख सकते हैं कि अब ये ऊपर शिफ्ट कर गया और ये नीचे शिफ्ट हो गया तो क्वासी एरोमेटिक स्पेसीज फॉर्म करेगा। इसके कारण चार्ज सेपरेशन संभव होगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो आप इसे भी नोट कर लें। अब अगले क्वेश्चन के लिए आपको अभी कुछ संरचनाएं बने हुए हैं और इनमें हमें ये चुन के बताना है, जैसा कि प्रश्न पूछ रहा है
कि दिए गए यौगिकों में कुल एरोमेटिक कंपाउंड की संख्या क्या होगी। तो इन 8 यौगिकों में आपको पहले तो फाइंड आउट करना है, और स्पेशली ये जो प्रश्न है ये इंटीजर टाइप जो होता है आपका आईटी एडवांस में, उसके लिए आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले प्रश्न में आप देख सकते हैं ये फेनॉल का संरचना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक होगा। सेकेंड केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन एंटी एरोमेटिक आ रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर ओपन चेन है, निश्चित रूप से नॉन एरोमेटिक होगा, खुली श्रृंखला का यौगिक। अगर हम चौथे संरचना में देखें तो यहाँ से आपको पता है कि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर शिफ्ट करके यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन पूरा करेगा, तो ये क्वासी एरोमेटिक या हम एरोमेटिक लिख सकते हैं। अगले संरचना में 1, 2, 3 और 4 ऐसे कार्बन हैं जो sp3 पर संकरण में हैं, तो निश्चित रूप से ये नॉन एरोमेटिक होगा। छठे में नॉन एरोमेटिक हो जाएगा आपका, कारण ये और ये कार्बन sp3 पर संकरित है। ये संरचना हो गया आपके नेप्थालीन का, जो पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग चर्चा किए थे, तो नेप्थालीन एरोमेटिक हो जाएंगे। अगर हम लोग 8वें स्ट्रक्चर में देखें, जो अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि ये पाई बॉन्ड अगले रिंग में शिफ्ट करेगा, तो इस तरह से इस फर्स्ट रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और सेकेंड रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप काउंट करें तो 1, फिर आपका ये एरोमेटिक 2, 3 एंड 4, तो यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड की जो संख्या हो गई 4। यही आपका फाइनल आंसर हो गया कि इनमें से 4 ऐसे यौगिक हैं जो एरोमेटिक थे। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।